Hello everyone. So this is the continuation of part 1, your chapter Community Services, class 5 from DAV Books SST. चलिए सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं. हाँ, हमने पढ़ा था मॉडर्न टाइम्स में कम्युनिटी सर्विसेज में हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे इस चैप्टर में, जिसमें से पहला टॉपिक हम कवर कर चुके हैं जो कि था ट्रैवल. अब सेकंड टॉपिक है हमारा वाटर सप्लाई, कि आज के ज़माने में वाटर सप्लाई की जो फैसिलिटी है, जो सर्विस है, वो हमारी गवर्नमेंट कैसे निभा रही है. पहले के ज़माने में तो हमारे देश के जो लोग थे या पुराने ज़माने के जो लोग थे वो नेचुरल वाटर बॉडीज़ पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, जैसे कि लेक्स, रिवर्स या स्प्रिंग्स हो गई. फिर उन्होंने कुएं खोदकर कुओं से पानी खींचना यूज़ करा. तो और कई सालों तक आज भी इनफैक्ट इंडिया के कई हिस्सों में लोग जो हैं वो इन्हीं सोर्सेज पर डिपेंडेंट हैं अपनी वाटर सप्लाई के लिए. लेकिन जो बड़े बड़े शहर हैं जो डेवलप हो चुके हैं और कई गांव में भी इनफैक्ट जो वाटर सप्लाई है वो एक प्रॉपर चैनल से, एक प्रॉपर सिस्टम से की जाती है. जैसे कि जो वाटर की पाइपलाइंस हैं, आपको दिखेगा अपनी स्क्रीन पर, ये मोटे मोटे पाइप्स हैं. ये पूरे शहर में, पूरे गांव में बिछे होते हैं जो घर घर में पानी पहुंचाने का काम करते हैं. इन्हीं पाइप्स के थ्रू वाटर सप्लाई किया जाता है. और आप देखेंगे अब भी जो पुरानी वाटर पाइप्स हैं जो गल चुके हैं, जिनमें जंग लग चुका है, उनको रिप्लेस कर कर उनकी जगह नए मॉडर्न पाइप्स डाले जाते हैं, नए मटेरियल से बने हुए, बेटर टेक्नोलॉजी से बने हुए. तो इसका मतलब पाइपलाइन सिस्टम भी कई सालों से हमारे यहाँ चल रहा है. ओके. और जो हमारे गांव वगैरह हैं वहाँ पर पानी की सप्लाई, जो एग्रीकल्चर में उन्हें पानी की सप्लाई चाहिए होती है इरिगेशन के लिए, खेतों में पानी देने के लिए, वो कहाँ से लेते हैं? वो ट्यूबवेल्स यूज़ करते हैं. ट्यूबवेल्स भी जो होते हैं वो ज़मीन का पानी मोटर की हेल्प से खींचकर उसे खेतों में पहुंचाते हैं. लेकिन आज भी कई हिस्से ऐसे हैं जहां गांव के लोग, स्पेशली गांव की औरतें, अपने सर पर मटका रखकर मीलों पैदल चलती हैं और जो वाटर बॉडी उन्हें मिलती है, चाहे उसमें कैसा भी पानी हो, वो मजबूर होते हैं उसी पानी को पीने के लिए, अपने यूज़ के लिए, और उसी को अब मटकों में भरकर कई किलोमीटर्स पैदल चलकर वो डिस्टेंस कवर करके पानी को लेकर जाते हैं. तो हमेशा ये पानी भरने का काम जो है वो औरतों का ही रहा है, ज़्यादातर औरतों और बच्चों का. तो दूर दूर तक जाकर वो पानी ढूंढ के मटकों में, और सिर्फ एक मटका नहीं, कई मटके भर भर के लाती हैं. आप देखेंगे आपकी बुक में भी और हमारी स्लाइड में भी ये पिक्चर है जिसमें औरतें अपने सर पे मटका रखकर पानी भर के ले जा रही हैं. अब इसके बाद आपको दिया गया है वाटर पोल्यूशन का टॉपिक. वाटर पोल्यूशन जो है वो शहरों में और अब तो गाँव में भी, क्योंकि अब गाँव भी तरक्की कर रहे हैं, तो हमारा एक मेजर कंसर्न का टॉपिक बन गया है. मतलब ये चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि पानी जो है वो इतना पल्यूटेड हो चुका है, लोग उसे इतना सड़ा चुके हैं, क्योंकि हम बहती हुई नदियों में नहा लेते हैं, अपने जानवरों को भी नहला देते हैं, कपड़े भी धो देते हैं. तो वो सारा गंदा पानी नदियों में, क्योंकि पानी बहता हुआ होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, पहुंच जाता है, और हम ये सोचते ही नहीं कि पानी के अंदर जो एक्वेटिक लाइफ है, जो उसमें मछलियाँ या और बाकी जीव जंतु रह रहे हैं, वो उस गंदे पानी से उनको नुकसान पहुंच रहा है, वो मर जाते हैं. इसके साथ वो हम इंसानों को भी नुकसान कर रहा है. कैसे? हम उस पानी को पीते हैं तो बीमारियां हो जाती हैं, और हम उस गंदे पानी की मछली को अगर खा लेते हैं तो वो गंदी मछली खाने से भी हमें बीमारियां हो जाती हैं. तो ये एक तरह की साइकिल है. अगर हम पानी को सड़ाएंगे तो पानी भी बदले में हमें ही नुकसान पहुंचाएगा, वो गंदा पानी. तो ये एक प्रॉब्लम है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए. वाटर बॉडीज़ को पल्यूट नहीं करना चाहिए, पानी में गंदगी नहीं फेंकनी चाहिए. और कौन से तरीके हैं जिनसे हम पानी की गंदगी फेंकते हैं? आपने देखा होगा कि हम कई बार हमारे जो रिचुअल्स हैं उसमें हम भगवानों की मूर्तियां जो हैं वो भी पानी में बहा देते हैं. तो जैसे कि दुर्गा पूजा पर दुर्गा जी की मूर्ति को पानी में विसर्जित किया जाता है, गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की मूर्ति को विसर्जित किया जाता है. इससे क्या होता है, जो उन मूर्तियों पर हार्मफुल केमिकल पेंट होता है
वो पानी में मिल जाता है। और इसके साथ साथ हम फूल मालाएं, थैलियाँ या पूजा का जितना भी सामान होता है वो हम नदियों में बहा देते हैं कि हमारा ये मानना होता है कि इन्हें नदियों में बहा देना चाहिए। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि वो प्लास्टिक की थैली, वो केमिकल पेंट्स जो हैं उस पानी को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। हर साल जब भी गणेश चतुर्थी के बाद इतनी नदियों की सफाई करनी पड़ती है, कई टन कूड़ा निकलता है पानी में से, और उसकी वजह से पानी जो है उसकी क्वालिटी इतनी ख़राब हो चुकी है कि वो पीने लायक या यूज़ करने लायक बचा ही नहीं है। और उसके अंदर की जो एनिमल्स हैं, मछलियां हैं, वो सब मर जाती हैं, उनको इतना नुकसान पहुंचता है। और ऐसा ही दुर्गा पूजा के बाद होता है। दुर्गा अष्टमी के बाद जब दुर्गा जी की मूर्ति विसर्जित की जाती है तो भी पानी बहुत सड़ जाता है। लेकिन जैसे जैसे ज़माना तरक्की कर रहा है, लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, तो अब वो इस बात को समझते हैं कि ये एक चिंता का विषय है कि पानी में हमें ऐसे विसर्जित नहीं करना चाहिए। अब अगर आप देखेंगे तो इको फ्रेंडली गणेश बनवाते हैं लोग, मिट्टी के गणेश जी बनाते हैं और उससे घर में ही अपने गमलों में, जो पौधों के गमले हैं उनमें पानी में विसर्जित कर देते हैं, और फिर वो मिट्टी पौधों के उगने के काम आ जाती है। तो इससे हमारे नेचर को भी फ़ायदा पहुंचता है और कोई पोल्यूशन भी नहीं होता। साथ ही ऐसा दूसरे जो बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं उनका पानी में विसर्जित करने पर भी काफ़ी बैन लगे हुए हैं और काफ़ी फेंसिंग की जाती है, वायर्स लगा दी जाती हैं कि लोग उन्हें विसर्जित ना कर पाएँ। या फिर लेते हैं तो बड़े साइज़ की मूर्ति ना लें, छोटे साइज़ की मूर्तियां लें और उन्हें घर में ही विसर्जित करें अपने घर के वाटर टैंक्स में, ताकि, और उन पर इको फ्रेंडली पेंट्स यूज़ करें, ताकि अगर वो कलर जाता भी है पानी के अंदर, मिक्स होता भी है, तो वो पानी को ख़राब ना करे और वो पानी दूसरे कामों में, जैसे कि पौधों को पानी देने में, यूज़ हो सके। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमें पानी में पूजा, ये मूर्तियाँ, मालाएं और बाकी सामान, बाकी का कूड़ा करकट भी, जैसे फैक्ट्रीज़ में से कूड़ा निकलता है, केमिकल वेस्ट निकलता है, वो भी पानी में डाल देते हैं। कुछ लोग हैं जो पानी, नदियों में खड़े होकर कपड़े धोते हैं, तो जो सर्फ का, जितना भी सोप का झाग होता है, डिटर्जेंट्स का झाग होता है, वो भी पानी में तैरता हुआ आ रहा होता है। और वो तो इतना ज़्यादा नुकसानदायक होता है मरीन लाइफ के लिए, पानी के एनिमल्स के लिए, कि अब इन सब ऐसी सब फैक्ट्रीज़ को बैन लग चुका है कि आपको बिल्कुल भी अलाउड ही नहीं है नदियों में अपनी फैक्ट्री का वेस्ट फेंकना। अगर आप अपनी फैक्ट्री के वेस्ट को प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर सकते, डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, तो फैक्ट्री लगाओ ही मत। चलिए, हमारा नेक्स्ट थर्ड टॉपिक है कम्युनिटी सर्विसेज में ट्रीज़ जो हैं वो हमारी नेचर का एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है, गिफ्ट है हमारे लिए। मतलब पेड़ों के बिना हम अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते। पेड़ हमारे दोस्त हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, क्योंकि वो हमें इतना कुछ देते हैं और बदले में हमसे कुछ नहीं मांगते, सिवाय इसके कि हम उन्हें काटें ना। तो पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। दवाइयाँ हैं, मेडिसिन्स, जड़ी बूटियाँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाई जाती हैं। कई बार आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स को कहते हुए, अच्छा ज़ुकाम है तो तुलसी का पानी पी लो, ये वाला काढ़ा ले लो, लौंग का पानी पी लो। ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? हमें पेड़ पौधों से ही मिलती हैं। वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हमें कहाँ से मिलती हैं? फल हमें कहाँ से मिलते हैं? फूल, चाहे हमें भगवान पे चढ़ाने हो, पूजा के लिए यूज़ करने हो, या हमें सजावट करनी हो, डेकोरेशन करनी हो पार्टीज़ में, अपने घर में, किसी त्यौहार पे, तो वो फूल भी हमें प्लांट्स से ही मिलते हैं। स्पाइसेस, हमारा खाना बिल्कुल बेस्वाद हो जाए अगर हमें वो मसाले ना हो तो उनमें, और वो मसाले भी हमें पेड़ पौधों से ही मिलते हैं। इसके अलावा लकड़ी, वुड, जो सबसे इम्पॉर्टेंट उसका फंक्शन है, वो मिलता है। हवा को शुद्ध करते हैं, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर लेते हैं। और तो औरों को भी फ़ायदा है, सिर्फ इंसानों को नहीं है। जानवरों के लिए तो वो घर का काम करते हैं, जंगलों में रहते हैं जानवर। और इसके अलावा ट्रैवलर्स के लिए वो फ़ायदेमंद हैं, क्योंकि वो छाया देते हैं। थका हुआ यात्री, थका हुआ आदमी पेड़ की छाया में ही बैठ के आराम उसको मिलता है।
तो पेड़ों के बिना अपना जीवन सोचना तो बेकार ही है। पेड़ इतने ज़रूरी हैं, वो हमारे हवा को शुद्ध करते हैं, पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए कहा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ ताकि पोल्यूशन कम हो सके, और हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। अब देखिए, लेकिन पेड़ों के इतने फ़ायदे हैं तो इंसानों ने क्या किया, उनको इतना ज़्यादा काटना शुरू कर दिया कि अब जंगल ख़त्म होते जा रहे हैं और खाली लैंड बचता जा रहा है। जंगलों की सफाई हो रही है, उनको सफाया हो रहा है उनका उसको, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों के काटने को। पेड़ काटकर, जंगल काटकर हम लोग उस जगह पर कई चीज़ें बनाते हैं मॉडर्न सुख सुविधाओं वाली, जैसे कि चाहे तो रेजिडेंशियल होम्स हों, एग्रीकल्चर के लिए भी कटाई हो जाती है, होटल्स बनाए जाते हैं, हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं, या फिर नए हाईवेज़ और सड़कें बनाई जाती हैं, रिजॉर्ट्स बनाए जाते हैं जंगलों को काट के। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि अगर हमने इतने पेड़ काटे हैं तो हमें उनके दुगने उगाने भी चाहिए, लगाने भी चाहिए, तभी प्रकृति का, नेचर का जो बैलेंस है वो बना रहेगा। और हमें अगर उनके पेड़ों के फ़ायदे इतने मिल रहे हैं और आगे भी चाहिए तो पेड़ तो लगाने पड़ेंगे। पेड़ काटते रहेंगे तो सब खराब हो जाएगा बैलेंस, और जो हमारी धरती के अंदर जो रेन वाटर इकट्ठा होता है, अंडरग्राउंड वाटर, वो भी सूखता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पेड़ों की जड़ें हैं वो उस पानी को संभाल के रखती हैं, पकड़ के रखती हैं। लेकिन अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो वो पानी भी बह जाएगा, सूख जाएगा। और पेड़ काटने के और भी बहुत नुकसान है। फ्लड्स, जो बाढ़ है, वो ऐसे एरियाज़ में ज़्यादा आती है जहाँ पे पेड़ ना हो, क्योंकि पेड़ों की जड़ें जो हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, इससे सॉइल इरोजन भी नहीं होता। और पेड़ जो हैं वो बहते हुए पानी की स्पीड रोकते हैं, उसके रास्ते की रुकावट बनते हैं, तो बाढ़ में आने में भी वो इसलिए हमारे फ़ायदेमंद है कि वो उसको रोकते हैं। अब क्योंकि इतनी ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हो गई है, लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं, तो सबको ये पता चल रहा है कि पेड़ काटने के कितने नुकसान हैं। तो अब लोगों में अवेयरनेस आ गई है, और उस अवेयरनेस के चलते हम लोगों ने क्या तरीके निकाले हैं पेड़ों को बचाने के लिए या और उनको आगे बढ़ाने के लिए। हम लोग वन महोत्सव मनाते हैं। वन महोत्सव मनाया जाता है जुलाई की फर्स्ट वीक में, और उसमें जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो लोग वन महोत्सव मनाते हैं, वो कई पेड़ लगाते हैं कि आगे के लोगों को, आगे की पीढ़ियों को, जनरेशन्स को उन पेड़ों के फ़ायदे मिलते रहें। इसके साथ साथ हम लोगों ने कई प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट करे हैं, जैसे कि ईच वन प्लांट वन ट्री, मतलब हर आदमी कम से कम एक पेड़ तो ज़रूर लगाए। और इसके अलावा आपके चैप्टर में दिया है चिपको मूवमेंट। ये स्टार्ट हुई थी 18वीं सेंचुरी में राजस्थान में, जब एक लेडी अमृता देवी ने राजा के ऑर्डर्स थे कि पेड़ काटने हैं, लेकिन उसने अपनी जान की बाजी लगा दी, वो मर गई, लेकिन उसने पेड़ नहीं कटने दिए। और उसके मरने के बाद उसकी मौत जो थी वो वेस्ट नहीं गई। राजा ने ये रूल पास कर दिया कि पेड़ नहीं काटे जाएंगे, बैन लगा दिया। और वहीं से सीख लेते हुए यूपी में 1973 में कुछ औरतों ने पेड़ों को काटने से रोका, बचाया। उन्होंने क्या किया, चिपको का मतलब होता है चिपकना, एम्ब्रेस करना, हग करना, गले लगाना। तो उन्होंने पेड़ों को गले लगा लिया अच्छे से, अपने हाथ उनके पास, अपनी बाहों से उन्हें घेर लिया और उनको काटने नहीं दिया। और इस तरह से उन्होंने डिफॉरेस्टेशन बचाया। तो ये भी एक मूवमेंट रही है जिससे पेड़ों को बचाया गया है, और आगे भी बचाया जाएगा कभी पेड़ों की बात आएगी तो। और लास्ट है अर्थ डे। अर्थ डे हम लोग हर साल मनाते हैं 22 अप्रैल को, और इस दिन भी हम लोग पौधे लगाते हैं। स्कूल के बच्चों को बोला जाता है, सिखाया जाता है कि बेटा पौधे लगाइए, आप खुद एक पौधा लगाइए और अपने पौधे का एक नाम भी रखिए, और उसको एक छोटे बच्चे की तरह पालिए, नाम रख के उसको उस नाम से बुलाइए, ताकि आपकी अटैचमेंट हो जाए उस पौधे के साथ। तो इस तरह के और भी कई तरीके हैं, कई अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, कई लोग रैली निकालते हैं। इतनी ज़्यादा आजकल सोशल मीडिया है, डिजिटली कैंपेनिंग होती है पेड़ों को बचाने के लिए, अपने एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए।
तो ये सब तरीके हैं जिससे हम आज लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है कि हमें पेड़ हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं और हमें उन्हें बचा के रखना चाहिए आगे की जनरेशन्स के लिए। सो दैट वाज ऑल। ये चैप्टर आपका यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय।